वाटर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम इसका स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज सब कुछ करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि वाटर क्या है। वाटर हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमें हमारी नीड है। इसके बिना लाइफ कुछ नहीं है। तो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर होता है, जबकि प्लांट्स में 95% वाटर होता है। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है और जो बॉन्डिंग है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये किस तरह से फॉर्म होता है। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो चलिए देखते हैं। H2O के केस में क्या होगा। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उस टाइम में मैंने ये भी बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होती, ये सिर्फ टाइम बॉन्डेड फॉर्मेशन है। अब H2O के केस में सेंटर O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही, py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। H2 है, दो हाइड्रोजन, ये ऑब्वियसली इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। अब देखिए, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगी ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी दो इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि एक लोब, ये वाली, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो डायग्राम है वो ये होता है। हमने ये छोड़ दो आप, हमने सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले ली है। ये कंप्लीट, मान लीजिए इसकी पेयर हमने 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 पेयर, दो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो दोनों हमने यहाँ पे लगा दिए। तो मतलब कि ये किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, दो दो हैं। अब py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन थे, दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। यहाँ पे दो हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी लेके आएंगे अपने लिए। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट की जरूरत हो रही ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे वो क्यों एक्साइट होंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो आइसोलेटेड एटम्स के लिए नहीं होती, याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही लेंगे और डायग्राम यही लेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे, इसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन दो बचेंगे ना, इन दोनों की हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी। तो ये बॉन्ड होता है H2O का। तो आपने जब भी देखना है ना, आपको ये देखना है कि क्या इसमें एक्साइटमेंट की, जो इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करने की जरूरत है, अगर नहीं है तो नहीं करानी। जैसे कि अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे NH3 एमोनिया का, आप एमोनिया की शेप बना के देखना, यही वाली शेप। पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी, एमोनिया में NH3 में पहले तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कॉन्फ़िगरेशन के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2s और 3p, ठीक है। और उसमें एक तो यानी कि एक लोब ऐसी होगी जो कि नॉन बॉन्डेड होगी, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके साथ H3 जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे, और ये जो होती है NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी और उसकी मॉलिक्यूलर शेप आएगी। इस तरह से आप इन्हें करेंगे। तो इस तरह से आप सभी शेप्स को इजीली बना सकते हो। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर होता है, जबकि प्लांट्स में 95%। अब ये जो है, ये स्ट्रक्चर है H2O का, यानी कि वाटर का। जैसे कि हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं, तो H2O जब दो हाइड्रोजन जो कि H यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, और एक ऑक्सीजन से मिलता है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है।
और इसका जो स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने की है, जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। ये जो होंगे ये बॉन्ड पेयर हैं, ये लोन पेयर जो कि पेयरिंग नहीं करते। इस थ्योरी में, जैसे जो कि हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन होती है वो ज्यादा होती है, यानी इन दोनों की रिपल्शन बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी जो एंगल होता है, जो बॉन्ड पे होता है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 104.5 डिग्री का होता है और इसकी जो लेंथ होती है इन दोनों के बीच की 95.7 pm की होती है। और इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो किस इस तरह से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये डायपोल मूवमेंट को जिसको कि म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 1.84d होता है। ये भी हम अपने पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। अब देखिए हम कर रहे हैं वाटर का जो स्ट्रक्चर है वाटर के बारे में। तो अगर आपके पास वाटर के स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म आती हैं, हम जानते हैं कि अगर लिक्विड फॉर्म में कोई वाटर है, अगर उसे हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस फॉर्म में हो जाता है। तो क्या लिक्विड वाटर का स्ट्रक्चर और जो आइस वाटर का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है? जी नहीं। अगर हम आइस वाटर का स्ट्रक्चर लें, यानी आइस का बर्फ का स्ट्रक्चर लें, तो एक केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक पर्टिकुलर लैटिक फॉर्म में ये जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ये इसमें 4 H2O मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। AHOH यानी H2O, ये H2O, ये जो ऑक्सीजन है यानी कि 2 तो डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे और जो 2 हाइड्रोजन है, जो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और इनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है और पर्टिकुलर केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये आइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर लिक्विड वाटर की बात करें तो लिक्विड वाटर के फॉर्म में ये केज टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये क्या होता है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा। ये क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो होता है वो पर्टिकुलर नहीं होता है, ये फ्री मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है लिक्विड में स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, लेकिन जो आइस का स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर शेप का होता है। अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले है वाटर की प्रॉपर्टीज कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीटिंग ऑफ फ्यूजन और हीटिंग ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वाटर की, वो क्या होती है, हाई होती है दूसरे हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में। दूसरे हाइड्राइड्स जिसमें जैसे कि H2S, H2SE, ये जो हाइड्राइड्स हैं इनके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो हमारे स्ट्रक्चर ग्रुप 16 के ये एलिमेंट्स हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, H2O की जैसी होती है। इस तरह से ये ऑक्सीजन की इसमें एब्सेंस होती है, तो H2O की बॉन्डिंग इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सरफेस टेंशन होती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो वाटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोस्फीयर्स में। थर्ड है कि जो वाटर है इसमें हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसमें एबिलिटी होती है जो हमारे इनऑर्गेनिक जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने की, यानी कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इजीली डिसॉल्व कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। जैसे कि HCl को वाटर में डालते हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, जो हैवी वाटर होता है जो कि D2O होता है, हैवी वाटर होता है D2O, और जो नॉर्मल वाटर होता है H2O। जो D2O होता है उसकी जो फिजिकल कांस्टेंट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हायर मोलिकुलर मास होता है। नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर के कंपैरिजन में हायर मोलिकुलर मास होता है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है स्टेबिलिटी। देखिए इसमें हाई नेगेटिव हीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। क्या होगा कि जैसे वाटर है, वाटर हमारे पास H2O गैस है, अगर हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो इसे 1500 केल्विन टेम्परेचर देंगे, तब भी ये सिर्फ 2% ही H2 और O2 में स्प्लिट होता है। मतलब कि ये स्टेबिलिटी होती है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है
जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, जल्दी से नहीं टूटता। यानी कि अगर हम H2O गैस को 1500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम इसे हीट करेंगे तब भी ये 2% ही टूटेगा H2 और O2 में। नेक्स्ट, अगर वाटर को H2O को लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये दो तरह की गैसेस प्रोड्यूस करता है, H2 गैस, O2 गैस। H2 कैथोड से निकलती है और O2 जो कि एनोड से निकलती है। नेक्स्ट है एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। वाटर में एसिड और बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि ये एक एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्मॉल एक्सटेंट होता है H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, लेकिन जो प्योर वाटर होता है वो लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, उसकी प्योर वाटर की लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। जैसे कि वाटर क्या होता है, आपस में अपने आप ही क्या करता है, ये जो प्रोसेस होता है इसे ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में वाटर एंड H2O के साथ ही मिलके H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो वाटर है वो एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ मिल रहा है। अगर वो किसी बेस के साथ मिल रहा है, जैसे कि NH3 कोई बेस है और वाटर, तो उस टाइम पे वाटर एसिड की तरह वर्क करेगा। तो इस टाइम पे NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये बेसिक आयंस प्रोड्यूस हो गए और ये क्या है, एसिड 2। और ऐसे ही अगर वाटर H2S के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर एक बेस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयंस यानी एसिड और HS नेगेटिव यानी कि बेस आयंस प्रोड्यूस होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि वाटर किसी पर्टिकुलर बेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है और किसी पर्टिकुलर एसिड के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, दोनों ही काम करता है। और ये जो वाटर अपने आप की जो इसकी रिएक्शन होती है H2 और H2O को मिला के, इसे ऑटो प्रोटोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो वाटर एसिड और बेस दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरह और रिडक्शन एजेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह भी वर्क करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी करता है। सबसे पहले वाटर जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। जब देखिए वाटर किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस होगा -0.83 वोल्ट से, तो उस टाइम पे डाई हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा। H2O से H2 बन जाएगा और Na था तो NaOH बन जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट हो जाएगा, H2 गैस लिबरेट होगी। ऐसे ही जब जो हमारे पास कार्बन होता है, जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, H2 गैस लिबरेट होती है। यहाँ पे ये रिडक्शन कर रहा है और ये ऑक्सीडेंट की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, जैसे कि 2Fe H2O के साथ रिएक्ट किया तो O2 4H पॉजिटिव और 4Rf नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। तो वाटर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस भी करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। देखिए ये जो रिएक्शंस होती हैं, वाटर जो होगा वो हाइड्रोलाइज करता है बहुत सारे ऑक्साइड्स को, यानी कि कोई मेटल ऑक्साइड लिया है जिसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो उसको हाइड्रोलाइज रिएक्शन करेगा। इसमें जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, जब ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOH2 क्रिएट करेगा एक्वस में, तो ये क्या है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस करता है। ऐसे ही SO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO3 प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, जो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस करता है। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड फॉर्मेशन। वाटर बहुत सारे आयन कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड जैसे कि BaCl2 H2H2O। नेक्स्ट है CuSO4 into 5H2O या फिर Na2CO3 into 10H2O, यानी कि ये हाइड्रेटेड फॉर्मेशन जो हैं वो प्रोड्यूस करता है। तो ये होता है वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए
आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।